चलिए, तो देखो लास्ट क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ वेसल्स पढ़ रहे थे, है ना। मैंने आप लोगों को ओपन वेसल के बारे में बताया था। खास बात ये थी ओपन वेसल में कि ओपन वेसल में आपको क्वेश्चन जब करने हैं ओपन वेसल के, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर क्या लेकर चलना है, कांस्टेंट। ठीक है। और जनरली वो प्रेशर हम कितना लेकर चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, विच इज 1 atm। ठीक है। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं क्लोज वेसल की। अच्छा, क्लोज वेसल मतलब जो बंद होगा चारों तरफ से, है ना। मतलब समझो क्या कह रहा हूं मैं। हमें बात करनी है अबाउट क्लोज वेसल। थोड़ा सा हम क्लोज वेसल के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक ही वेसल मेरे पास है, चारों तरफ से बंद है ना। क्या कहूंगा इसको मैं, क्लोज वेसल। सीधी सी बात है ना, अंदर से कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, कुछ इस तरह का वेसल होगा ये। जरा आप मुझे बताएंगे कि अगर एक वेसल क्लोज है तो उस क्लोज वेसल में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, बता सकते हैं सर? बिल्कुल, पहले सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है कि सर अगर वेसल क्लोज है तो उस क्लोज वेसल का वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और कुछ भी कांस्टेंट रहेगा। PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से देखो भाई, प्रेशर चेंज हो सकता है, अगर आप अलग अलग जगह ले जाकर इसको रखेंगे तो प्रेशर डिफर कर सकता है ना। वॉल्यूम आपने कहा कांस्टेंट रह सकता है, मैं मान रहा हूं आपकी बात कि चलो ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स भी तो कांस्टेंट रह सकते हैं, और रह सकते क्या है, रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लोज वेसल में से एयर के मॉलिक्यूल बाहर आ जाए, आ जाएंगे? से यस और नो? हाँ, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी तो बस मैं क्लोज वेसल की बात कर रहा हूं, चिंता मत करें। मैंने अभी केवल इतना बताया है कि क्लोज वेसल के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है। तो एक बच्चे ने बोला मुझे कि सर क्लोज वेसल के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैं मानता हूं। और कुछ भी कांस्टेंट रहेगा क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूं। क्या क्लोज वेसल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे? बोलो भाई। अगर एक वेसल क्लोज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखोगे आप? भाई बाहर कुछ नहीं जा सकता, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ सकता, बोलो ना, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे। हाँ, अगर हम बात करें क्लोज वेसल्स के बारे में तो क्लोज वेसल्स में हम इन दो चीजों को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। लेकिन ये बात जब तक सही है जब तक कोई अच्छा सवाल ना आए। अगर एक अच्छा सवाल आके फंस जाता है तो ये बात गलत हो जाती है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं क्लोज वेसल्स को। एक्चुअली में बेटा हमारे पास जो क्लोज वेसल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनो। क्लोज वेसल्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास जो क्लोज वेसल होता है रिजिड, और एक क्लोज वेसल होता है नॉन रिजिड। रिजिड क्लोज वेसल मतलब जिसको आप ना एक्सपेंड कर सको, जिसको ना आप कंप्रेस कर सको। ठीक है, आपने बाउंड्रीज फिक्स कर दी है, अब वो बाउंड्रीज फिक्स है ना। वो बाउंड्रीज अब एक्सपेंड हो सकती है ज्यादा, ना वो बाउंड्री अब कंप्रेस हो सकती है। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन रिजिड क्लोज वेसल की, तो नॉन रिजिड क्लोज वेसल में बाउंड्रीज एक्सपेंड भी कर सकती हैं और बाउंड्रीज कंप्रेस भी कर सकती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक नॉन रिजिड वेसल है मेरे पास। एग्जाम्पल, सर कोई डे टू डे लाइफ में होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने बैलून देखा है? सबने देखा होगा। बैलून जो होते हैं उसमें आपने एयर फिल की, ये कंटेनर का ही तो काम कर रहा है। क्या आप बैलून को एक्सटेंड या कंप्रेस कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हो। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, कैसा कंटेनर हो जाएगा वो? एक क्लोज कंटेनर। बट कैसा क्लोज कंटेनर? नॉन रिजिड क्लोज कंटेनर। जैसे एक एयर बबल है, जैसे एक एयर बबल, पानी के ऊपर एक बुलबुला बन गया एयर का, होता है ना, कभी साइज बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है बबल का साइज। तो वो भी एक क्लोज कंटेनर की तरह हम उसको डील करते हैं। और सिंस वो क्लोज कंटेनर है तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे। वापस एक बार मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एयर बबल को हम किसकी तरह एज्यूम करते हैं? क्लोज कंटेनर की तरह। पर कौन से क्लोज कंटेनर की तरह? एक नॉन रिजिड क्लोज कंटेनर की तरह। जैसे आप इसका और कोई एग्जांपल देखना चाहें, जैसे आपके पास मान लो एक सिलेंडर है ना। आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में
fitted with cylinder fitted with a massless frictionless पिस्टन। मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर पर आपने एक पिस्टन लगा दिया, सही है। अब आपने पिस्टन लगा दिया तो भैया कंटेनर तो क्लोज हो गया चारों तरफ से, इसके अंदर एयर भरी हुई है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंटेनर एक्सपेंड या कंप्रेस हो सकता है? हो सकता है बेटा। पिस्टन है, आप इसको दबाओ, कंप्रेस कर जाएगा कंटेनर। पिस्टन को आपने एक्सपेंड किया, ऊपर खींचा, एक्सपेंड कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन में आपको कंटेनर दे दिया, आपको बैलून दे दिया, आपको एयर बबल दे दिए, ठीक है, आपको एक ऐसे सिलेंडर की बात कर ली जिसमें आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? नॉन रिजिड क्लोज वेसल्स के अंदर। बात समझ में आती है? बाकी क्लोज वेसल तो आप जानते ही हैं, मतलब जो चारों तरफ से बंद हो और जिसकी बाउंड्रीज क्या हो? फिक्स। रिजिड का मतलब जिसकी बाउंड्री क्या हो गई है? फिक्स। ये ना तो एक्सपेंड कर पाएगा ना ये कंप्रेस कर पाएगा। तो अगर आपके पास क्लोज कंटेनर रिजिड है तो बहुत सही बात है कि उस रिजिड क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एग्री करता हूं मैं आपसे। आप कहें कि नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल रिजिड कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कैसे रहेंगे सर? कांस्टेंट रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंटेनर नॉन रिजिड है तो क्या आपका वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट रहेगा? नहीं, वो एक्सपेंड भी कर सकता है, वो कंप्रेस भी कर सकता है। फिर यहां कांस्टेंट क्या रहेगा बताओगे? यहां कांस्टेंट रहेंगे बस नंबर ऑफ मोल्स। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस एयर बबल्स में से या उस बैलून में से आपने एयर बाहर निकाली है ना, या तो एक्सपेंड किया है या कंप्रेस किया है। आपने इस पिस्टन में से, इस कंटेनर में से पिस्टन से इसे दबाया है, कंप्रेस किया है, एयर बाहर या अंदर तो नहीं गई है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अभी भी क्या है? कांस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि आपके पास जो क्लोज वेसल का क्वेश्चन है, उस क्लोज वेसल में आपके पास क्लोज वेसल रिजिड है या नॉन रिजिड है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो अपनी कॉपी में, फिर एक सवाल करते हैं इसका छोटा सा। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा आजकल में, आप उनको कीजिएगा, जहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका वेसल क्लोज है या ओपन है या किस तरह का है। नोट करो उसको। किया? हाँ बोलो। कैमरा ऊपर करो, जस्ट अ मिनट। कुछ भी नहीं है ऊपर तो। अब ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसको रफ करूं और एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। बेटा चलिए लिखे क्वेश्चन, बोलता हूं मैं। लिखो, एन एयर बबल, एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ अ लेक। ऊपर का बैठा रहा हूं। एन एयर बबल एन एयर बबल at the bottom of a lake, bottom of a lake
हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। एक एयर बबल है आपके पास, उस एयर बबल का बॉटम पर है किसी लेक में, डेप्थ में बिल्कुल। आपसे कह दिया कि उस एयर बबल का जो वॉल्यूम है, जो रेडियस एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर है। इफ द प्रेशर at the bottom of lake, if the pressure at the bottom of lake is 27 atm, if the pressure of the bottom of the lake is 27 atm and the bubble rises and the bubble rises to the surface slowly, to the surface slowly, what would be the radius of bubble at the surface? What would be the radius of bubble at the surface? यहां पर एक assumption दिया है आपको, assuming the temperature at the bottom, temperature of the bottom of the lake and surface is same। क्या आप ट्राई करेंगे? सवाल पढ़ो। 27 atm नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं बोला उसने, सरफेस के 180 में। भाई एयर बबल को स्फेरिकल मानोगे ना? क्या बेटा? एक बात बताओ, क्या मोल्स चेंज होंगे? भाई सवाल क्या है? चलो देखो मैं कराता हूं। हाँ हाँ, सरफेस पर 1 atm रहता है। करो फिर, हो जाता है तो। आंसर इसका याद नहीं है मुझे। चलो देखो, आपसे कह दिया आपके पास एक लेट इट बी लेक है, ठीक है, बढ़िया सी नदी बना देते हैं, झील सी।
आपसे कह रहा है एक एयर बबल है, वो जो एयर बबल है उस लेक के बॉटम पर है, मतलब लेट इट बी, वो कहां है, यहां पे, सही है, डेप्थ में है। इस एयर बबल का जो रेडियस है, वो रेडियस आपको गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर। किसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यहां पर लेक में बॉटम में जहां पर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यहां प्रेशर कितना है, 27 एटीएम। प्रेशर कितना है यहाँ का, 27 एटीएम, जहां पर अभी ये एयर बबल प्रेजेंट है। अब धीरे 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 ये एयर बबल ऊपर आ रहे हैं, है ना। द एयर बबल राइजेस टू द सरफेस स्लोली, धीरे धीरे ऊपर आया और ऊपर आकर कहां पहुंच गया, सरफेस पर पहुंच गया, ठीक है। अब डेफिनेटली आपको इतना पता होगा कि लेक के अंदर जब डेप्थ में आप जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब सरफेस पर पहुंच जाएगा तो हम उस प्रेशर को कितना एज्यूम करेंगे, 1 एटीएम। अगर कुछ ना दिया तो, अगर वो आपसे कह देता सरफेस पर 5 एटीएम प्रेशर है, 2 एटीएम प्रेशर है, 3 एटीएम प्रेशर है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कह रहा है सरफेस पर पहुंच गया और कोई प्रेशर नहीं बताया उसने नया, आपको एज्यूम करना है कि कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, विच इज 1 एटीएम। आपसे पूछ रहा है कि अब इस एयर बबल का रेडियस क्या होगा, इस एयर बबल का रेडियस क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब यहां से यहां पहुंचे तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे कि नहीं, बाकी कुछ रहे ना रहे, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सही है। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे तो इन दोनों कंडीशंस के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं। फर्स्ट केस के लिए लिख रहा हूं P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 RT1। सेकेंड केस के लिए मैं लिख रहा हूं P2 V2 इज इक्वल्स टू N2 RT2, सही है। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो यार ये n से तो n कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके निकाल लेना, दो n से n कट जाएगा। अच्छा r भी कांस्टेंट है तो r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपसे वो कह रहा है कि एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम एंड सरफेस इज सेम। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपको मैं बता दूं कि डेप्थ में टेम्परेचर जो होता है ना वो कम होता है, और जैसे जैसे सरफेस पे आते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। पर हमें क्या दिक्कत है, हमें तो उसने बोल दिया एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम एंड सरफेस इज सेम, सेम मानो, तो हमने कहा सेम है तो T1 से T2 कैंसिल हो गया। क्या आप इस पर सीधा सीधा ये लगा सकते हो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, बोलो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। P1 कितना हो जाएगा आपका, लेट इट बी 27, इस केस को मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो 27। रेडियस दी हुई है, वॉल्यूम निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का क्यूब, सही है। विल बी इक्वल्स टू P2 कितना है, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 से 4/3 मर गया, पाई से पाई मर गया यहां पर, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 27। आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 3 3 9 9 3 27, 3 सेंटीमीटर। कर लोगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन है कि अगर आपको इस तरह का कंटेनर दे दे तो आपको किस तरह से डील करना है उसको, बोलो क्लियर है इतना सबको, है ना। मतलब वैसे देखो आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन में आप ज्यादा नहीं फंसोगे, कंटेनर के केस में ही हम लोग फंस जाते हैं कई बार, तो कंटेनर के 1-2 क्वेश्चन हमने किए और मैं आपको वर्कशीट में भेजता हूं, तब आप कीजिएगा उनको आज या कल में। अब थोड़ा सा हम यहां से हटते हैं, कंटेनर से वापस आएंगे इस पर, और बातें करनी है मुझे इसके बारे में, पर बाद में। उससे पहले हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा लॉ पढ़ रहे हैं, छोटा सा है पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ है। हेडिंग लगाओ डॉल्टन्स लॉ, हेडिंग लगाओ डॉल्टन्स लॉ। देखो एक बहुत आसान लॉ है ये, बहुत ज्यादा आसान लॉ है, कुछ नहीं है इस लॉ में बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो लॉ है आपके बहुत काम आएगा पूरी केमिस्ट्री में। ये आपको इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, ये आपको इसके बाद आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहां काम आएगा। ये आपको क्लास 12th में जब आप चैप्टर पढ़ोगे लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना, वहां पर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम से कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं,
वहां पर भी आपको डाल्टन्स लॉ बहुत काम आता है। तो एक आसान लॉ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये रहा डब्बा, सही। इस कंटेनर में कुछ गैसेज हैं, लाइक नाइट्रोजन, एक मेरे पास है ऑक्सीजन, एक मेरे पास है हाइड्रोजन, और भी हो सकती हैं, अभी तो मैं 3 की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनो। डाल्टन्स लॉ कहता है अगर आपको इस कंटेनर का प्रेशर निकालना है, ओवरऑल प्रेशर निकालना है, भाई एक बात बताओ, गैसेज हैं तो डेफिनेटली इस कंटेनर का कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? ये गैसेज इस कंटेनर की दीवारों पर कोलिजन कर रही होंगी, कोलिजन कर रही होंगी तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी। हमने कहा कि वो प्रेशर कितना है, तो डाल्टन ने बताया कि अगर आपको इस कंटेनर का प्रेशर निकालना है तो आप इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को जोड़ दीजिए, आपको इस पूरे कंटेनर का क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। मतलब समझ में नहीं आई सर बात? मान लो इस कमरे में 5 गैसेस है, बड़ी आसान सी बात है। इस कमरे के अंदर 5 गैसेस है, कौन कौन सी सर? एक ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ए। मुझे इस कमरे का टोटल प्रेशर निकालना है, भाई जो भी प्रेशर होगा इन पांचों गैसेस की वजह से होगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इस कमरे का टोटल प्रेशर इन पांचों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर। ऐसे समझो, 3 गैसेस, लेट इट बी, इस कमरे में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? 3 atm, या इस कंटेनर में नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? 3 atm। ऑक्सीजन का कितना है? 2 atm। और हाइड्रोजन का कितना है? ऐसे ही मान लिया मैंने रैंडमली, 4 atm। इस पूरे कंटेनर का प्रेशर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाए पी टोटल, तो इज इक्वल्स टू कितना होगा? 3 + 2 + 4। बोलो आसान सी बात है। तो लॉ लिखेंगे आप, बहुत आसान सा लॉ है। लिखे मैं बोलता हूं कि द टोटल प्रेशर, the total pressure of a container is equal to the partial pressure या इंडिविजुअल प्रेशर। ये बात भी बता देते हैं आपको, समझना ध्यान से। इस कंटेनर का टोटल प्रेशर किसके बराबर है? इन तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर। ये जो इंडिविजुअल प्रेशर है ना, इनको हम बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। मतलब देखो एक बार फिर से समझ लेना आराम से। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों गैसेज हैं, जो भी प्रेशर होगा तीनों की वजह से होगा। नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा, केवल नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, लिखा जाता है इसको Pn2 से। ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर होगा, इसको हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा, इसको हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब समझ रहे डेफिनेशन कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ all the gases present in it। पर एक कंडीशन है यहां पे कि ये जो गैसेस है ना, जो आपने भरी है इस कंटेनर में, ये जो गैसेस है, सुनना, दीज गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। मतलब ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। मैं और समझाता हूं आपको अभी थोड़ी देर में, पहले इसको नोट करें अपनी कॉपी में कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर ओवर अ गैसियस मिक्सचर, या द टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर, या ऑफ अ गैसियस मिक्सचर ही लिखें तो सही है, ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन इट। बस ध्यान रहे कि ये गैसेस आपस में क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। मतलब समझो, मेरे पास मान लो एक कंटेनर, उस कंटेनर में मैंने गैसेस भर दी, अलग अलग गैसेस हैं, एक मैंने मान लिया ए है, एक मान लिया बी है, एक मान लिया सी है।
मैंने कहा इस कंटेनर में ए की वजह से जो प्रेशर है, ए गैस की वजह से जो प्रेशर है वो कितना है, पी ए। बी की वजह से जो प्रेशर है मैंने माना वो कितना है, पी बी। और सी की वजह से जो प्रेशर है वो मैंने कितना माना, पी सी। इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी टोटल, बोलो, इज इक्वल्स टू पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। समझ में आती है बात? बोलो। के नोट करो इसको कॉपी में। इसका मतलब सर मतलब भी बताते हैं, ये नोट करो बस। ये ध्यान रखना कि ये गैसेस जो होती है ना, ये नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन करके कुछ बना रही तो ये डाल्टन्स लॉ यहां पर ओबे नहीं होगा। एक बात बताओ, ये कंटेनर मैंने यहां बनाया था जिसमें दो गैसेस, तीन गैसेस थी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका जो टोटल प्रेशर है पी टोटल हमने यहां पे लिख दिया कितना, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। सही है। मैं केवल इस पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है पी, उसके लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाह रहा हूं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, पी टोटल इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख देते हैं, पी टोटल इंटू वी टोटल इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। या आप इसको क्या लिख सकते हो, एन टोटल, ठीक है, लिख देंगे आगे, आर इंटू टी। लिख सकता हूं इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को। अगर मैं टोटल प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहूं तीनों गैसेस के, तीन गैसेस लिए ना मैंने इसमें, तो क्या मैं आइडियल गैसेस को इस तरह लिख सकता हूं, बोलो, आइडियल गैस इक्वेशन को। अच्छा, अगर मैं यही आइडियल गैस इक्वेशन केवल गैस ए के लिए लगाना चाह रहा हूं, गैस ए के लिए, है ना, ये तो टोटल प्रेशर के लिए था, मैं केवल गैस ए के पार्शियल प्रेशर के लिए लगाना चाह रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू पी ए। कितना माना है हमने, पी ए। तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है बेटा कि पी ए इंटू वी टोटल, या वी ए लिखूं, जरा बताओ, यहां पर वी ए लिखूं कि वी टोटल लिखूं? अरे खुद से सोचो। आपको पता है ये ए जो गैस है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये ए गैस इस कंटेनर के अंदर एक अलग जगह प्रेजेंट रहेगी या पूरा कंटेनर ही ऑक्यूपाई करेगी? अरे गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, गैसेस होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, वेरी गुड। अब पूरा जो मिक्सचर बनाती है, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए इस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, ये पूरी तीनों गैसेस मिला के जितने वॉल्यूम में है, ये ए भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। समझ में आती है मेरी बात? तो मुझे इसे वी टोटल लिखना चाहिए, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो मैं यहां लिख दूंगा एन ए, सही है, इनटू आर, और टेम्परेचर तो उसी कंटेनर में है तो सेम ही रहेगा, एन ए आर टी। बोलो सही है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अच्छा सुनो, यहां से मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने लिखा पी टोटल इंटू वी टोटल इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको एन टोटल लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी के मोल, लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी, डिवाइडेड बाय, दे दो डिवाइड, पी ए, व्हाट इज पी ए, पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इंटू वी टोटल इज इक्वल्स टू एन ए आर टी। जरा यहां देखो, टी से टी मर जाएगा, आर से आर, और वी टोटल से वी टोटल।
यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन आती है, क्या? पी टोटल अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एन टोटल अपॉन एन ए। एन टोटल क्या है? टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है? मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए। What is P total? P total is the total pressure of this container. And what is PA? PA is the partial pressure of A. अच्छा, यहां से एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि PA is equals to NA upon N total into P total? बोलो, लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये टर्म कहीं पढ़ा है क्या? Na अपॉन एन टोटल मतलब क्या है? ए के मोल, कंटेनर में ए के मोल अपॉन में टोटल मोल, कंटेनर में ए के मोल अपॉन में टोटल ए बी सी के मोल। क्या ये जो टर्म है ये इस कंटेनर के अंदर ए के मोल फ्रैक्शन को बता रहा है? अरे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था तुम लोगों ने चैप्टर 1 में, भूल गए? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? के मोल अपॉन में टोटल मोल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पी ए इज इक्वल्स टू जीटा ए इंटू पी टोटल? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या है इसका? मतलब किसी कंटेनर के अंदर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है आपको। 2 3 4 5 गैसेज है एक कंटेनर में, आपको किसी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जितना ज्यादा यहाँ उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका वहां पार्शियल प्रेशर। मतलब आपसे मैं कहूं ए के 5 मोल है, बी के 4 मोल है, सी के 3 मोल है, तो जिसका जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसका उतना ज्यादा उस कंटेनर में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। यहाँ सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से होगा? ए की वजह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना? इसको आप नोट करें अपनी कॉपी में। सिमिलर मैनर से आपसे अगर पूछ लूं मैं पीबी क्या होगा, तो पीबी बता दोगे सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन में आपसे पूछ लिया सर पीसी कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल। अभी सही करते हैं, इनटू पी टोटल। बोलो, क्लियर होता है इतना? वीडियो क्लियर नहीं है क्या? रिजॉन कर लो एक बार जिसको क्लियर नहीं दिख रही। बोलो, कर सकते हैं इसको? आपसे एक सवाल पूछ लिया, ये बिटा लूंगा ना, बस ये चीज याद रखनी है यहां पे। क्या? कि किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी गैस का, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। मान लिया आपसे कह दिए कंटेनर है, उस कंटेनर का या एक गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना गिवन है आपको? 10 atm। उसमें 3 गैसेज हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। सही है। आपसे पूछ लिया ए का पार्शियल प्रेशर बताओ, बी का पार्शियल प्रेशर, सी का पार्शियल प्रेशर। ए के मोल गिवन है आपको 4, इसके 4 मोल है आपके पास गैसियस मिक्सचर में, इसके आपके पास 3 मोल है और इसके भी आपके पास 4 मोल है। तो निकाल सकते हैं सर? अभी निकालते हैं। ए का कैसे निकलेगा पार्शियल प्रेशर बताओ सर? ए का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू ए का मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा सर? ए के मोल अपॉन में टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं? 4 3 7 और 4 11, तो 4/11 इंटू पी टोटल। सही है। तो ये किसका पार्शियल प्रेशर हो गया? ए का। आपसे पूछा पीबी निकालो, पीबी कैसे निकलेगा? तो आपने कहा पीबी इज इक्वल्स टू बी के मोल कितने हैं? 3 अपॉन में टोटल मोल कितने हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल मोल कितने हैं? 11। 4 3 7 और 4 11।
मल्टीप्लाई बाय 10। आपसे पूछ लिया सी का मोल फ्रैक्शन, बड़ा आसान है। सी के मोल 4 अपॉन में टोटल मोल 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टोटल प्रेशर। बोलो कर सकते हैं इस तरह के सवाल? नोट करो इसको अपनी कॉपी में। तो चलिए, अगर आपने ये किया तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करने के लिए भेज रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है? इसके बाद हम कल बात करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आज बोल नहीं पाऊंगा।